बात आ जाता है एट्रोफिक राइनाइटिस की प्रोग्नोसिस क्या है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये सालों तक परसिस्ट करती है, लेकिन ये खुद ही जो स्पॉन्टेनियसली इसकी टेंडेंसी है कि ये रिकवर कर जाएगी मिडिल एज में। अब ट्रीटमेंट है क्या है, हम मेडिकल या सर्जिकली इसको ट्रीट कर सकते हैं प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस को। मेडिकली हमने क्या करना है, कंप्लीट क्योर इस डिज़ीज़ का अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट का एम यही है कि हमें नेज़ल हाइजीन को मेंटेन करना है, क्रस्ट को रिमूव करके, और उसके साथ जो एसोसिएटेड पिट्रीफाइंग जो फाउल स्मेल है उसको भी हमें रिमूव करना है। हमें फर्दर भी क्रस्ट फॉर्मेशन को चेक करना है कि हो तो नहीं रही। दूसरा, हम नेज़ल इरिगेशन करते हैं और क्रस्ट का रिमूवल करेंगे। तो इसके लिए याद रखिएगा, वार्म नॉर्मल सैलीन या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो हम बनाएंगे बाय डिज़ोल्विंग अ टीस्पूनफुल ऑफ पाउडर जिसमें सोडा बाइकार्बोनेट हो 1 पार्ट, सोडियम बाइबोरेट 1 पार्ट और सोडियम क्लोराइड 2 पार्ट्स। 280 ml ऑफ वाटर में ये हम ऐड करेंगे और इससे हम नेज़ल कैविटीज़ को इरीगेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये जो सॉल्यूशन है ये हम पास करेंगे थ्रू वन नोस्ट्रिल और वो दूसरे नोस्ट्रिल से आ जाएगा। ठीक है, ये क्रस्ट को लूजन करेगा, नरम कर देगा और जो थिक टिनेशियस डिस्चार्ज है उसको भी रिमूव करेगा। इसके साथ हमें केयर करनी होगी कि हम जो है फ्लूइड को पुश ना कर दें साइनसिस के अंदर और यूस्टेशन की ट्यूब के अंदर ना चला जाए। ठीक है, इनिशियली जो इरीगेशंस हैं वो 2 या 3 बार दिन में की जाती हैं, लेकिन बाद में हम जो है ना 2 से 3 दिन के बाद करेंगे यही इरीगेशन। जो हार्ड क्रस्ट होती है उनको मुश्किल होता है इरीगेशन के थ्रू रिमूव करना, तो पहले जो है वो लूज़ होंगी और उसके बाद हम उनको मैकेनिकली रिमूव करेंगे फोर्सेप्स की मदद से या फिर सक्शन की मदद से, क्योंकि इरीगेशन से वो नहीं हो पाएंगी। तो क्रस्ट जो है उनको हम आल्सो ग्लूकोज ग्लिसरीन के सॉल्यूशन की मदद से भी लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नरम करेंगे तभी वो रिमूव होंगी। दूसरा है 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन। तो जैसे ही क्रस्ट हमने रिमूव कर ली तो अब हम नोज़ को ना पेंट करेंगे 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन के साथ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये प्रोटोलाइटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो इस फाउल स्मेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा। थर्ड ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देंगे, यानी कि हम स्प्रे करेंगे या पेंट करेंगे नोज़ को एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक के साथ ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। अब 7 से 10 दिनों का कोर्स होता है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स का, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स हम देंगे मेट्रोनिडाजोल के साथ ताकि इन्फेक्शन क्लियर हो, लेकिन लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स हम रिकमेंड नहीं करते। ऑयस्ट्राडायोल जो है नेज़ल स्प्रे, सब म्यूकोजल इंजेक्शंस, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट के ये भी ट्राई किए हैं लेकिन ये यूज़फुल नहीं रहे। म्यूकोलाइटिक्स, अब 8 से 10 ड्रॉप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का हम मिक्स करते हैं जूस के साथ, तो ये भी जो है प्रमोट करता है और लिक्विफाई करता है नेज़ल सिक्रीशंस को, तो ये हम म्यूकोलाइटिस दे सकते हैं। डाइट लास्ट में है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में डाइट जो है ना पेशेंट को हम कहेंगे कि वो ज़्यादातर विटामिन ए, डी, फॉलिक एसिड, आयरन और प्रोटीन्स पे फोकस रखे और ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सर्जिकल प्रोसीजर पे ऑफ द प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस। तो इसमें आ जाता है हमारे पास यंग्स ऑपरेशन। यंग्स ऑपरेशन में क्या होता है, अच्छा पिक्चर वैसे मैंने मॉडिफाइड की खोली, लेकिन मैं पहले आपको यंग्स बता दूं कि दोनों नोस्ट्रल्स जो हैं वो उनको क्लोज कर लेते हैं कम्प्लीटली जस्ट विद इन द नेज़ल वेस्टिब्यूल बाय रेजिंग द फ्लैप्स। ठीक है, फ्लैप्स को रेज करके हम उसको बंद कर देते हैं। तो इसको हम फिर 6 महीनों या उसके भी बाद जो है इन फ्लैप्स को खोलेंगे, इतना ज़्यादा टाइम हम उनको बंद रखेंगे। तो इस तरह के केसेस में म्यूकोज़ा जो है वो वापस रिवर्ट कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा और क्रस्टिंग जो है वो भी इसमें कम हो जाएगी। दूसरा होता है मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन, तो ये फिगर भी बना हुआ है। तो डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए ऑफ द बायलेटरल, क्योंकि हमने नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की है तो डिस्कम्फर्ट हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम पार्शली जो है इनको क्लोज करेंगे नोस्ट्रल्स को। तो ये भी ऑल्सो क्लेम्ड हुआ है कि सेम बेनिफिट देता है बिल्कुल यंग्स ऑपरेशन की ही तरह। इस फिगर में देखेंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखें, इस फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे यंग्स ऑपरेशन किया गया है, जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की गई है, और यहाँ पे जो है पूरा नहीं किया बल्कि पार्शली जो है क्लोज किया गया है नोस्ट्रल्स को, तो ये मॉडिफाइड यंग्स है। इसके अलावा सर्जिकली ट्रीटमेंट होता है नैरोइंग ऑफ द नेज़ल कैविटीज़। तो इसमें क्या होता है, नेज़ल हमारे जो चैम्बर होते हैं ना वो हमने पढ़ा कि एट्रोफिक राइनाइटिस में वाइड हो जाते हैं और एयर के करंट जो है वो ड्राई अप कर देते हैं सिक्रीशन को, जिसकी वजह से क्रस्टिंग हो रही है। तो नैरोइंग जो है साइज ऑफ द नेज़ल एयरवे की हेल्प करेगी कि सिम्टम्स रिलीव हों। तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। एक तो है कि हम इंसर्शन करते हैं ऑटोलॉगस फैट की
कार्टिलेज की या उसी पेशेंट की बोन की अंडर द म्यूकोपेरिओस्टियम ऑफ द फ्लोर एंड द लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ में, फ्लोर में भी या लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ में ये ऐड करेंगे। इसके अलावा म्यूकोपेरिकोन्ड्रियम ऑफ द सेप्टम में भी हम ये ऐड करेंगे, ठीक है, ऑटोलॉगस होगा उसी पेशेंट का। तो सब म्यूकोजल इंजेक्शंस एलोग्राफ्ट के जैसे कि एलोडर्म या सिमेट्रा जो कि माइक्रोनाइज्ड ए सेलुलर डर्मिस होती है, तो ये भी यूज़ किया गया है। दूसरा टेक्निक है कि हम ना सेक्शन कर देंगे, सेक्शन एंड मीडियल डिस्प्लेसमेंट करेंगे लेटरल वाल ऑफ द नोज़ की, यानी कि ये नोज़ की जो लेटरल वाल होती है इसकी हम सेक्शनिंग भी करेंगे और इसकी मीडियली इसको डिस्प्लेस करवा देंगे। तो इसको हम कहते हैं लॉटेंशलैगर्स टेक्निक, लॉटेंशलैगर्स टेक्निक। दैट्स इट, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब प्राइमरी के बाद आ जाते हैं सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस पे। तो सेकेंडरी वाला जो है ना, कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन जैसे साइफिलिस हो गया, ल्यूपस, लेप्रोसी, राइनोस्क्लेरोमा, तो ये हमारे नेज़ल स्ट्रक्चर्स की डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से एट्रोफिक चेंजेस आते हैं, डिस्ट्रक्शन की वजह से। अब एट्रोफिक राइनाइटिस ऑल्सो लॉन्ग स्टैंडिंग जो परुलेंट साइनोसाइटिस होता है ना, पस वाला, उसकी वजह से भी होता है। और रेडियोथेरेपी जब की जाए नोज़ की और साइनसिस की, उसकी वजह से भी होता है एट्रोफिक राइनाइटिस। बहुत ज़्यादा सर्जिकल एक्सेसिव रिमूवल हो जाए टर्बिनेट्स का, तो हमारी नेज़ल कैविटीज़ वाइड हो जाएंगी, तो उससे सिंड्रोम ऑफ एम्प्टी नोज़ हो जाता है। देन यूनिलेटरल एट्रोफिक राइनाइटिस की बात करें तो अगर एक्सट्रीम डेविएशन हो जाती है हमारे नेज़ल सेप्टम की, तो इससे भी एट्रोफिक राइनाइटिस हो जाएगा वाइडर साइड पे, तो इसमें यूनिलेटरल होता है, ठीक है। अब आते हैं अगली कंडीशन पे जो कि है राइनाइटिस सिका। तो ये क्या होता है राइनाइटिस सिका? ये असल में इसको हम क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीज़ भी कहते हैं। उन पेशेंट में देखी गई है जो कि हॉट और ड्राई और डस्टी सराउंडिंग्स में होते हैं, जैसे कि जो बेकरी में होते हैं ना, बेकर्स या आयरन स्मिथ या गोल्ड स्मिथ, तो उनमें ये देखी गई है। तो ये कंडीशन जो है ना, ये एंटीरियर थर्ड जो है हमारे नोज़ का, उस पर ज़्यादातर होती है कन्फाइंड, पार्टिकुलरली जो नेज़ल सेप्टम है वहाँ पे होगी। यहाँ पे हमारा जो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है उसकी स्क्वामस मेटाप्लेजिया हो जाता है, स्क्वामस, ठीक है। उसके साथ साथ उसके सीरोम्यूसिनस जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, उनकी एट्रोफी भी हो जाती है। तो क्रस्ट जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम पे बन जाते हैं, और उनके रिमूवल से पीछे अल्सरेशन और एपिस्टेक्सिस होगी, तो उससे जो है ना सेप्टल परफोरेशन हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि हमें ऑक्यूपेशनल सराउंडिंग जो है पेशेंट की उसको सही करना होगा, ठीक है, जहाँ पे वो रहता है, जो उसका कॉज बन रहा है। तो इसके अलावा हमें जो है ब्लैंड ऑइंटमेंट की भी एप्लीकेशन करवानी होगी, या फिर वो जिसमें एंटीबायोटिक हो और स्टीरॉयड हो, वो हम अप्लाई करवाएंगे अफेक्टेड एरिया पे। नोज प्रिकिंग और जो फोर्सेबल रिमूवल होता है ना क्रस्ट का, वो अवॉइड करना होगा, ठीक है, नाक में हाथ नहीं डालना। और नेज़ल डोशे जैसे कि एट्रोफिक राइनाइटिस में हम यूज़ कर रहे थे, वो भी हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है नेज़ल डोशे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारे पास अगली कंडीशन जो कि है राइनाइटिस केजियोसा। ये देखिए पिक्चर भी है इसकी। राइनाइटिस केशियोसा क्या होता है? बहुत ही अनकॉमन कंडीशन है, एक ही साइड पे होती है, यूनिलेटरली मेल्स में ज़्यादा होती है। तो इसमें नोज़ जो है ना बहुत ही ऑफेंसिव परुलेंट से डिस्चार्ज से फिल हो जाता है, जिसमें चीज़ी मटेरियल भी होता है, ठीक है। अब ये डिजीज़ पॉसिबली क्रोनिक साइनोसाइटिस की वजह से अराइज करती है, जिसमें इंस्पिसेटेड चीज़ी मटेरियल की कलेक्शन हो जाती है। अब साइनस का जो हमारा म्यूकोजा है वो ग्रेन्युलोमेटस हो जाता है इस कंडीशन में। बोनी जो वॉल्स हैं साइनस की वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो इसलिए हमें रिक्वायर्ड है डिफरेंशिएशन फ्रॉम द मैलिग्नेंसी। अब इसका ट्रीटमेंट यही है कि हमें डेब्रिस को रिमूव करना होगा और ग्रेनुलेशन टिश्यू को भी, और फ्री ड्रेनेज करनी होगी अफेक्टेड साइनस की। तो इसकी वजह से प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, सही हो जाता है। दैट्स इट। यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 27, जो कि था डिजीज़ ऑफ दी जो कि था अक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस, ठीक है। अगली वीडियो से हम चैप्टर 28 स्टार्ट करेंगे, जो कि है ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ ऑफ नोज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।